हाय दोस्तों, मैं प्रणव प्रकाश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साक्षर नियम की धारा 34 के बारे में। भारतीय साक्षर नियम की धारा 34, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि जो चीज़ प्री में इम्पॉर्टेंट होती है पीसीएस, पीओ, एचजेएस में, वो मानी जाती है कि वो मेंस और इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। इसलिए हमें पूरी धारा को अच्छे से समझ लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि कहाँ पे प्री के क्वेश्चन बन रहे हैं या पूरी धारा क्या कहती है। तो आइए देखते हैं हम धारा 34 भारतीय साक्षर नियम को। भारतीय साक्षर नियम की धारा 34 मुख्यतः लेखा बही यानी रिकॉर्ड अभिलेख के बारे में सुसंगति की बात करती है कि कब एक रिकॉर्ड अभिलेख, कब एक रिकॉर्ड रजिस्टर, या कह लीजिए कि एक लेखा बही, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें कि लेन देन संबंधी प्रविष्टियां दर्ज होती हैं, उसके तथ्यों के बारे में या उसमें लिखे गए तथ्यों के बारे में या कथन के बारे में सुसंगत की बात करती है। फिर से एक साधारण शब्दों में हम समझते हैं कि धारा 34 जो है भारतीय साक्षर नियम की, वो लेखा बही, रिकॉर्ड रजिस्टर या एक अभिलेख के अंदर लिखी गई बातों की सुसंगत की बात करती है। कहती क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी समव्यवहार के अनुक्रम में, किसी लेन देन के अनुक्रम में या किसी समव्यवहार के अनुक्रम में अगर कोई बात या कोई प्रविष्टि एक बार अपने रिकॉर्ड अभिलेख में दर्ज कर लेता है, तो कभी भी अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उस विषय विशेष को लेकर के या उस लेन देन विशेष को लेकर के या उस ट्रांजैक्शन या उस समव्यवहार को लेकर के, तो उस रिकॉर्ड अभिलेख में की गई प्रविष्टि, उस समय की प्रविष्टि जब समव्यवहार किया गया था, वो उस रिकॉर्ड अभिलेख की जो प्रविष्टि की गई है वो प्रविष्टि सुसंगत होगी। लेकिन कहा गया कि किसी भी दायित्व के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एक लाइन में, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समव्यवहार के अंतर्गत किसी समव्यवहार के कंटेंट्स को, समव्यवहार के अंतर्वस्तु को या किसी तथ्य को एक बार अपने रिकॉर्ड अभिलेख में या रिकॉर्ड रजिस्टर में अभिलिखित कर लेता है, तो यदि भविष्य में उस समव्यवहार या उस लेन देन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा समव्यवहार के समय की गई वह प्रविष्टि सुसंगत तो होगी साक्ष्य के रूप में, लेकिन अगले व्यक्ति पर दायित्व आरोपण का एक पूर्ण आधार नहीं होगी, एक पर्याप्त आधार नहीं होगी। मात्र इस प्रविष्टि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये कहती है धारा 34। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साहूकार है, एक साहूकार है, वह बी को 10 लाख रुपए देता है उधार। अब वह पैसा उधार देता है, ये पहला समव्यवहार हो गया। अब दूसरा समव्यवहार वो क्या करता है कि इस 10 लाख रुपए को कि मैं बी को 10 लाख रुपए एक महीने के लिए इतने % ब्याज दर पर उधार दे रहा हूँ, मेरे द्वारा मांगे जाने पर या ऋण शोध होने पर वो मुझे मूलधन सहित ब्याज वापस कर देंगे, यानी ब्याज सहित मूलधन वापस कर देंगे। तो ये एक प्रविष्टि वो अपनी डायरी में करके रख लेता है, एक रिकॉर्ड उसका अभिलेख होता है, एक रजिस्टर होता है जिसको खाता बही भी बोलते हैं, उसमें लिख लेता है। अब भविष्य में मान लीजिए कि बी पैसे देने से मना करता है, तो वहाँ पर ए क्या करेगा कि ये जो साहूकार है जिसने पैसा दिया है, वो क्या करेगा कि न्यायालय में वाद संस्थित किए जाने की स्थिति में जब वो वाद संस्थित कर देगा, तो उस समय साक्ष्य के रूप में अपने उस रिकॉर्ड अभिलेख को, उस रिकॉर्ड रजिस्टर को वो क्या करेगा, न्यायालय के सामने रख देगा कि माननीय न्यायालय महोदय, ये मैंने एक समव्यवहार के अनुक्रम में इसको अपने रजिस्टर में मैंने दर्ज किया है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इनको पैसे उधार दिए हैं। लेकिन एक क्लास जो जोड़ा गया कि ये किसी भी व्यक्ति के दायित्व निर्धारण के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्लास जोड़ दिया गया है इस धारा 34 के अंतर्गत, यानी कि न्यायालय सुसंगत तो मान लेगा कि हाँ आपने दिया होगा, लेकिन
आपको अन्य साक्ष्य भी देने होंगे। कोई ऑडियो है, कोई और वीडियो है उस लेन-देन से संबंधित, तो आपको देना होगा। यानी कि मात्र आपके रिकॉर्ड अभिलेख में आपने लिख रखा है, इतने मात्र से वह उस व्यक्ति का दायित्व तो नहीं निर्धारित कर सकता है, बी का दायित्व तो नहीं निर्धारित कर देगा न्यायालय कि नहीं भाई तुम वाक़ई में पैसा लिए हो, अब दो। तो ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये होगा कि हाँ, ये कुछ हद तक न्यायालय मान लेता है कि हाँ, आपने पैसा दिया है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर अनुक्रम में एक प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन की जो भी विषय वस्तु थी उसको अपने रिकॉर्ड अभिलेख में नोट किया है। तो एक लाइन में कि रिकॉर्ड अभिलेख या लेखा बही में की गई प्रविष्टियाँ लेन देन या किसी संव्यवहार संबंधी वो सुसंगत तो होंगी, न्यायालय उनको कंसीडर तो करेगा, लेकिन वो दायित्व निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं होगा। ये आपकी धारा 34 है। यानी आप इसको थ्योरी से कम एक प्रैक्टिकली उदाहरण जो दिया गया साहूकार वाला, वो उससे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आता है कि एल.के. अडवाणी वर्सेस सीबीआई का केस आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें कहा गया कि राजनेता के नाम से दर्ज प्रविष्टि मान्य नहीं होगी। ये उत्तराखंड एपीओ में कई बार आ चुका है, प्री में पूछा गया है। बस इतना था कि ये इस मामले में क्या कहा गया था, न्यायालय ने क्या कहा था। तो एल.के. अडवाणी बनाम सीबीआई के मामले में बस इतना कहा गया कि राजनीतिक नेता के नाम से दर्ज की गई है, हवाला केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि इसमें बस इतना कहा गया कि किसी राजनीतिक नेता के नाम से दर्ज की गई कोई भी प्रविष्टि मान्य नहीं होगी। किसी प्रविष्टि को लेखा बही की प्रविष्टि के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया। यही जो मैंने आपको साहूकार वाला उदाहरण दिया था, यही चीज़ सेम टू सेम प्री में पूछ ली जाती है कि एक साहूकार बी को पैसा देता है, एक साहूकार है वो बी को पैसा देता है। विवाद की स्थिति में वह अपनी लेखा बही को, जिसमें उसने लिख रखा है कि मैंने इतना पैसा बी नामक व्यक्ति को दिया है, ये प्रस्तुत करता है न्यायालय के सामने। अब बताइए कि इसके उस लेखा बही का क्या साक्षिक मूल्य होगा। तो उसमें ये होगा कि सुसंगत तो होगा, सीधी सी बात है, प्रविष्टियां जो उसने की हैं वो सुसंगत तो होंगी, लेकिन बी के दायित्व के लिए पर्याप्त और एकमात्र आधार नहीं होंगी। आपको कोरोबरेटिंग एविडेंस देना ही होगा जो कि उसको कोरोबरेट करते हों। ये थी आपकी धारा 34। बहुत ही सीधी सरल धारा है। इस तरह से हम इसको एक उदाहरण को ध्यान में रखिएगा, ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।